नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। भारत में लगभग 28% मौतें हृदय संबंधी रोगों के कारण होती है। मौतों के आंकड़े न बढ़े, इसलिए हाल ही में हृदय शल्य चिकित्सा में एक अभूतपूर्व नवाचार हुआ, जिसमें से मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है, जो उन्नत कोरोनरी धमनी रोग यानी कि CAD के रोगियों के लिए एक नई आशा की किरण है। तो आज के हमारे एपिसोड में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन डॉक्टर निशांत सिंह चंदेल। डॉक्टर निशांत, पहले तो बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। डॉक्टर निशांत, जैसे कि दर्शकों को हमने शुरुआत में ही बताया कि एक नई तकनीकों में से एक है ये, इसलिए आपसे हम विस्तार से ही समझना चाहेंगे मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी एक्चुअल में होती क्या है? देखिए, ऐसा है कि मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी जैसा नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये हार्ट की सर्जरी है, जिसमें कि हार्ट तक अप्रोच करने का जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटिंग ना होकर मिनिमल इन्वेसिव मतलब एक छोटे चीरे के द्वारा हम हार्ट को अप्रोच करते हैं और फिर उसके बाद हार्ट पे जो भी सर्जरी होती है, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी मतलब वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हो या बाईपास सर्जरी हो, वो करते हैं। इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल एडवांसमेंट फ्रॉम ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में चेस्ट को बड़ा सा इंसिजन दे के खोलते थे और फिर हार्ट पे ऑपरेशन करते थे। अब हमें जब से एक्सपर्टाइज आ गई है और हम जानते हैं कि अगर हमको हार्ट के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से पे ऑपरेशन करना है तो पूरा का पूरा हार्ट एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। हम फोकस्ड उसी एरिया के पास में छोटा इंसिजन देते हैं और स्कोप के द्वारा वो एरिया को आइडेंटिफाई करके और वहाँ पे सर्जरी करते हैं। तो इट इज़ अ कार्डियक सर्जरी विद मिनिमल इन्वेजन। डॉक्टर निशांत, बहुत ही सामान्य शब्दों में आपने समझाया और हम भी समझ गए कि एक्चुअल में सर्जरी होती क्या है, लेकिन इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? देखिए, हार्ट की बीमारियां तो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं और बीमारियां बढ़ भी रही हैं और जल्दी डायग्नोज भी हो जाती हैं। लाइफ स्टाइल और बहुत सारे एडिक्शंस और बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से जब भी ऐसी कोई बीमारी हार्ट में डायग्नोज होती है, जिसको कि मेडिकली मतलब दवाओं के द्वारा या परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, जिसको जैसे आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सुनते हैं, जिसमें एक छोटे से तार के द्वारा पतले एक वायर के द्वारा पूरा हार्ट का जो ब्लॉकेजेस वगैरह है खोल दिया जाता है। जब ये दोनों ही विधाएं हार्ट की बीमारी का इलाज करने में सक्सेसफुल ना हो तो फिर उस सिचुएशन में पेशेंट को हार्ट की सर्जरी एडवाइस की जाती है। बिल्कुल डॉक्टर निशांत, जैसे कि आपने कहा एक बात कि लोग अक्सर डर जाते हैं, सर्जरी सुनते उनके जहन में ये आता है कि नहीं, हम सर्जरी नहीं कराएंगे। लेकिन ये सर्जरी को हम इसलिए आप समझना चाहते हैं इसका प्रोसेस, ताकि हम लोगों को भी क्लियर कर सके कि ये सर्जरी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे में इसकी प्रक्रिया जरा बताइए। एक्चुअली सर्जरी मुश्किल नहीं है। देखिए, बाईपास सर्जरी हिंदुस्तान में सन 1983 में पहली बार की गई थी और अब करीब 50 साल हो रहे हैं जब हम हार्ट सर्जरीज कर रहे हैं। तो अब इतना एक्सपर्टाइज आ गया है हम सर्जन्स को कि आप रात में 3 बजे भी अगर जगाएंगे और बोलेंगे एक बाईपास करना है तो हम 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। तो ये आसान सर्जरी है और इसमें बेसिकली क्या है, अगर हार्ट का कोई वाल्व ख़राब हो गया है तो उस खराब वाल्व को निकालना है और उसकी जगह एक नया वाल्व लगाना है। जैसे आपके मिक्सी का एक ब्लेड ख़राब हो जाता है और मैकेनिक उस ब्लेड को निकालता है और एक नया ब्लेड लगा देता है। ये उतना ही सिंपल है। बस ये है कि क्योंकि आपके शरीर पे हो रहा है, इसलिए आपको ये डर लगता है कि कहीं सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं या पेशेंट सरवाइव ना कर पाए, कहीं ऐसा मन में डर रहता है। तो ये बात ठीक है कि इलाज के कुछ प्रोसेसेस में प्रॉब्लम्स ज़रूर आने की गुंजाइश रहती है, बट वो इतनी कम होती हैं कि इलाज से भागना कोई सेंसिबल ऑप्शन नहीं होता है। तो बेसिकली अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 प्रकार की सर्जरीज होती हैं। कंजेनाइटल मतलब जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं, हार्ट में होल है, ये है या किसी तरह की नस नहीं बनी है तो उस होल को हम ऑपरेशन करके भर देते हैं। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली नसों में कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो हम बाईपास करके इन नसों को खोल देते हैं, ब्लड सप्लाई वापस शुरू हो जाती है हार्ट को। और तीसरा होता है वाल्वुलर हार्ट डिसीज़ है, जिसमें हार्ट के अंदर जो वाल्व्स होते हैं जो ब्लड के फ्लो को आना जाना निर्धारित करते हैं टुवर्ड्स बॉडी, उस वाल्व में खराबी आ जाती है, जिसके वजह से बॉडी का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो इस वाल्व के फंक्शन को हम ठीक कर देते हैं, जिससे एक पंप की तरह हार्ट प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर प्रेशर के साथ बॉडी में ब्लड फ्लो कर सके।
बिल्कुल डॉक्टर निशांत, इससे एक बात तो आपने क्लियर कर दी कि सर्जरी से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन डॉक्टर निशांत, मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो सर्जरी के पहले और सर्जरी के दौरान और इसके बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, ऐसे डॉक्टर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्जरी के पहले तो ठीक बात है कि जब तक आपकी बीमारी का इलाज नहीं हुआ है तब तक आपको आपका डॉक्टर कुछ दवाएँ देते हैं ताकि सडनली हार्ट डिटेरियोरेट ना हो जाए या हार्ट अटैक ना आ जाए या हार्ट फेल्योर में ना चले जाए। तो आपको ईमानदारी से वो दवाएं खानी हैं। कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक इलाज या होम्योपैथिक इलाज के भी सहारा लेना चाहते हैं, तो हम यही कहते हैं कि आप ज़रूर आयुर्वेदिक और इन चीज़ों को फॉलो करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट आप ये जो एलोपैथिक दवाएं प्रिस्क्राइब की गई हैं एक क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन के द्वारा, उसको कतई बंद ना करें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सावधानी है। कई लोग बाईपास के लिए एडवाइस होती है और वो लोग फिर सोचते हैं कि 3 महीना पहले हम आयुर्वेदिक करके देख लेते हैं, फिर भी आराम नहीं होगा तब बाईपास कराएंगे, और इस चक्कर में हार्ट अटैक प्रिवेंट करने वाली दवाएं खाना बंद कर देते हैं और धोखा खा जाते हैं। तो बिफोर सर्जरी यही है कि जो दवाएं एडवाइस की हैं वो खाएं। डॉक्टर निशांत, एक बात ये भी, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो लोगों के पास समय की बहुत कमी, या तो कहें कि वो अपनी सेहत को लेकर लापरवाह भी हैं, क्योंकि उन्हें अगर कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन सजेस्ट किया जाए तो उनका पहला सवाल तो यही होता है कि कितना समय लगेगा। तो ऐसे में अगर मैं सर्जरी की बात करूँ तो कितना समय सर्जरी में लगता है टोटल? देखिए, अलग अलग सर्जरीज होती हैं। कुछ सर्जरीज ऐसी हैं हार्ट की जिनको कि मुश्किल से आधे से पौन घंटे में हम परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बताया, छोटे बच्चों के हार्ट के होल ऑपरेशन होता है, वो बहुत ही मामूली और छोटा ऑपरेशन होता है। बट कुछ सर्जरीज ऐसी भी हैं जिसमें 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी समय लगता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी बड़ी है और पेशेंट किस स्टेज और किस स्टेटस ऑफ हेल्थ में हमारे पास आया है। डॉक्टर निशांत, अगर हार्ट डिजीज़ की मैं बात करूँ, हार्ट प्रॉब्लम्स की, तो वैसे तो बहुत सारी सर्जरीज है, लेकिन MIC सर्जरी को ही क्यों चूज़ किया जाता है? कुछ लाभ इसका हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा बात है कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी एक हार्ट सर्जरी होनी है जिसमें मैं सामने से लेकर छाती में ऊपर से लेकर नीचे तक 12-13 इंच का एक इंसिजन मारूंगा, फिर हड्डी को आरी से काटूंगा, ओपन करूंगा और फिर ऑपरेशन करूंगा। इट इज़ वेरी स्केरी। और हार्ट का बाईपास तो चाहे मिनिमल इन्वेजिव मेथड से करें चाहे ओपन मेथड से करें, टेक्निक सेम है। तो मिनिमल इन्वेजिव को चूज़ लोग इसलिए करते हैं बिकॉज नंबर 1 बॉडी का म्यूटिलेशन कम है, नंबर 2 नॉन बोन कटिंग है। तो ओल्ड एज पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स जिसमें बोन में कैल्शियम कम हो जाता है और बोन हम काटते हैं, तो इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ फ्रैक्चर जिसको हील होना है। तो ये जो पेशेंट्स हैं जिनमें बोन में कैल्शियम कम होता है, इनका बोन हील नहीं होता और उससे वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। यंग पेशेंट्स में अगर मैं बोन काट देता हूँ तो जब तक बोन रीयूनाइट नहीं हुई तब तक पर्सन अपने काम पे नहीं जा सकता। कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई खेती करता है, कोई शॉप चलाता है। अगर मैं उसको बोलूँ 3 महीने आपको घर पे बैठना है सर्जरी के बाद, तो ये बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक लॉस है टू द पर्सन, टू द फैमिली एंड टू द सोसाइटी। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में हार्ट रिकवर हो गया, बोन हील, वुंड हील हो गई, बोन हील होने का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि हम बोन कट ही नहीं करते हैं। तो व्हाट आई से इज़ 21 डेज इज़ अ गोल्डन पीरियड। 21 दिन बाद आपको जो काम करना है, आप खेती करना है खेती करिए, ड्राइविंग करना है ड्राइविंग करिए, शॉप जाना है शॉप जाइए, घर का काम करना है घर का काम करिए, ऑफिस जाना है ऑफिस जाइए। तो इससे फ़ायदा ये है कि एक पेशेंट को दर्द तकलीफ़ कष्ट कम होता है, ब्लड लॉस इन्फेक्शन का चांस कम हो गया और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर निशांत, आपने बहुत सारे प्रॉफिट इसके बताया और मुझे लगता है कि शायद ही इसका कुछ नुकसान भी होता होगा, लेकिन फिर भी एक बार आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत सारी सर्जरी सब तक की हुई है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई भी जोखिम है? जी, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्किल्ड जॉब को करने के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर ऑफ यूर ट्रीटिंग डॉक्टर। क्योंकि जो ओपन हार्ट सर्जरी है इसमें सब डॉक्टर्स बेसिकली ट्रेन होते हैं फ्रॉम द डे 1 ऑफ देयर रेसिडेंसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड वेल वर्स्ड विद द ओपन हार्ट प्रोसीजर। जब आप मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी सीखते हैं तो ये वो समय है जिस समय आपने हार्ट सर्जरी में प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है, मतलब आप बाईपास में अब आपसे कोई चूक होने की गुंजाइश न के बराबर है। ह्यूमन फैक्टर है, कभी गलती हो सकती है किसी भी इंसान से, बट इट इज़ लेस देन 1% और लेस देन 0.5%। तब नेक्स्ट लेवल पे आपको
मिनिमल इन्वेजिव मतलब छोटे से इंसिजन से, बहुत ही मिनिमल एक्सपोजर से हार्ट की सर्जरी करनी है। नाउ द ब्रेन एंड आईज एंड मसल्स आर ट्रेन्ड फॉर बिग एक्सपोजर। जब आप मिनिमल एक्सपोजर से काम करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स अ लर्निंग कर्व। तो एक डॉक्टर को इस सर्जरी में ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो कि धीरे धीरे केस सिलेक्शन, पहले सिंपल केसेस, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट, फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट, फिर और डिफ़िकल्ट, ऐसा स्टेप वाइज इस प्रोसीजर को लर्न करना होता है। तो सबसे बड़ा जो इस प्रोसीजर से रिलेटेड लिमिटेशन या कॉम्प्लिकेशन या रेस्ट्रिक्शन जो भी आप कहें, वो यही है कि द डॉक्टर हैज़ टू बी वेरी पेशेंट, हैज़ टू बी प्रोग्रेसिव, जिसको कि नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोसीजर सीखने का शौक़ हो, मोटिवेटेड हो, ताकि वो अपने पेशेंट को बेहतर से बेहतर चीज़ें ऑफ़र कर सके। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि आपका डॉक्टर कितना ट्रेंड है इस प्रोसीजर में। इफ़ ही इज़ ट्रेंड ही विल डू अ वेरी गुड जॉब। इफ़ ही इज़ नॉट वेल ट्रेंड तब ही कैन क्रिएट डिज़ास्टर्स। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसे सारे फ़ायदे लेने भी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप किस एक्सपर्ट के पास गए हैं, सर्जन कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है इस सर्जरी को लेकर। डॉक्टर निशांत, क्या इसके कोई टाइप्स भी होते हैं इस सर्जरी के? देखिए, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बेसिकली एक ब्रॉड ग्रुप है, जिसमें अगर मैं आज की तारीख में प्रैक्टिस्ड जो मेथड हैं उसमें कहूँ तो दो ही वाइडली प्रैक्टिस्ड हैं। एक मिनिमल इन्वेजिव डायरेक्ट विजन सर्जरी, जिसमें हम एक छोटा इंसिजन देते हैं और डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के द्वारा हार्ट को देखते हैं और सर्जरी करते हैं। और दूसरा है मिनिमल इन्वेजिव रोबोटिक सर्जरी या स्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम कैमरा डालते हैं और कैमरे में देखते हुए नीचे ऑपरेट करते हैं या रोबोट के द्वारा ऑपरेट करते हैं। तो इन दोनों में जो डायरेक्ट विजन सर्जरी है ये कन्वेंशनल मिनिमल इन्वेजिव कह सकते हो, क्योंकि जो इवोल्यूशन हुआ ये इस मेथड से हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो की फैक्टर है दैट इज़ सर्जन्स एक्सपर्टाइज टू परफॉर्म सर्जरी फ्रॉम मतलब एक छोटे से ऑपरेटिव फील्ड में आपको कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। जो रोबोटिक है, रोबोटिक में टेक्नोलॉजी, एआई का इन्वॉल्वमेंट होने से सर्जन का काम थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज़ इसका मैग्निफिकेशन कई गुना ज़्यादा है और मशीन भी आपको बहुत कुछ हेल्प करती है। बट एट द सेम टाइम मशीन्स की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक बहुत बड़े तबके को हम ये सर्जरी ऑफ़र नहीं कर पाते हैं। जो कॉस्ट आज अगर समझो एक सर्जरी का 100 रुपया है, तो रोबोटिक प्रोसीजर में इसका कॉस्ट तकरीबन 800 या 900 पड़ेगा। तो ये दोनों ही अभी चलन में हैं और अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड पेशेंट्स अफोर्डेबिलिटी हम ये सर्जरीज ऑफर करते हैं। डॉक्टर निशांत, वैसे तो आपने शुरुआत में ये क्लियर कर दिया कि सर्जरी के बाद ज़्यादा सावधानियां बरतने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत जल्दी अपने काम में भी लौट सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसी चीज़ें आप दर्शकों को बताना चाहेंगे जिससे उनके खान पान को लेकर क्या उन्हें कोई बदलाव करने होंगे? बेसिकली ऐसा है कि सावधानी नहीं है, ये अगर मेरे स्टेटमेंट से ऐसा मैसेज गया है तो मैं अपने स्टेटमेंट को मॉडिफाई करूँगा। इस सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जिसको कहते हैं मॉर्बिडिटी, मतलब सर्जरी के बाद की जो कष्ट तकलीफ़ है वो कम हो जाती है। सावधानी, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हो चाहे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो, ये सावधानियाँ आपको बरतनी है। सावधानी और कष्ट में फ़र्क है। सावधानी का मतलब यह है कि आपकी बाईपास सर्जरी हो गई और अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो खून में दौड़ रहा है, आज भी दौड़ रहा है और बाईपास होने के बाद भी दौड़ता रहेगा, वो जाके और आपके खून की नसों में जमता है। ये एक बार हार्ट की नसों में जम गया, हमने शरीर के दूसरे भाग से एक नस निकाली और उसको हार्ट पे लगा के ब्लड सप्लाई को रीस्टैब्लिश कर दिया। इस नई नस में भी कोलेस्ट्रॉल जमेगा। तो जो सावधानी है वो इस दिशा में आपको करनी है कि आपने बाईपास सर्जरी करा ली, अब ये कितने साल चलेगी ये डॉक्टर से ज़्यादा मरीज़ और उसके परिवार के हाथ में होता है। तो सावधानी इम्पॉर्टेंट है कि आप खान पान में ध्यान रखें, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें ना खाएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो ईमानदारी से डायबिटीज़ का इलाज कराएं, स्पेशली किसी डायबिटोलॉजिस्ट की शरण में जाएं जो आपके डायबिटीज़ का बराबर देखभाल करे, समय समय पे चेकअप करवाए, दवाइयाँ मॉडिफाई करे, ताकि आपका शुगर एक्सेप्टेबल लेवल पे बना रहे। आपको बीपी कंट्रोल करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको लाइफ स्टाइल सुधारनी है, एडिक्शन छोड़ना है, आपको वेट कंट्रोल करके रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। और बहुत बार अगर योगा या मेडिटेशन इस तरह की चीज़ें करते हैं
तो भी स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपकी सर्जरी लंबे समय तक सक्सेसफुल रहती है। डॉक्टर निशांत, जैसे कि आपने कहा कि इसका सिर्फ एक जोखिम है कि अगर सर्जन एक्सपर्ट नहीं है या तो वो मोटिवेटेड नहीं या कोई भी दिक्कतें हैं तो इसमें परेशानी आ सकती है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि कौन कौन सी वो लापरवाही है जो अगर गलती से भी बरती जाती है तो इसके क्या नुकसान एक पेशेंट को हो सकते हैं? इस पे मैं एक आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन इज़ लापरवाही या केयरलेसनेस, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि ये गड़बड़ हो सकता है और मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, ये लापरवाही के ग्रेड में आता है। और एक होता है कि इनएक्सपीरियंस या फॉल्ट या गलती, जो भी आपका ट्रीटिंग सर्जन होता है या डॉक्टर होता है, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। जिस समय उसके सामने एक इंसान लेटा हुआ है और उसको डिसीजन लेना है विद इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपका डॉक्टर जो कि क्वालिफाइड है, जो कि ट्रेंड है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है, वो इन दैट हीट ऑफ मोमेंट उसने कोई गलत डिसीजन ले लिया, विलिंगली नहीं, नॉन विलिंगली, या इट इज़ अ ह्यूमन फैक्टर। अ पर्सन कैन कमिट अ मिस्टेक इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये गलती लापरवाही के बराबर नहीं है। तो इस स्टेज पे आकर जहाँ एक डॉक्टर को करीब 11-12 साल पढ़ाई करना होता है, 11 साल, और उसके बाद कम से कम 5 से 6 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, जबकि उसको इंडिपेंडेंट सर्जरी करने के राइट्स मिलते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। मतलब 15-16 साल अपने जीवन के किसी फील्ड में देने के बाद लापरवाही करने वाले लोग मेरे अनुभव में बहुत ही कम होंगे, लेस देन 1% होंगे। बिल्कुल डॉक्टर निशांत, मेडिकल साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, इसका एक एग्जांपल MIC सर्जरी को भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस सर्जरी में किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि हमने शुरुआत में कहा कि उन्नत तकनीकें इसमें इस्तेमाल की जाती है, इसलिए आपसे ये समझना चाहेंगे। जी, उन्नत तकनीक में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इसके कई सब डिवीज़न या टाइप्स हैं। जैसे एक डायरेक्ट व्यूइंग है, जिसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नॉर्मली जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो 5 से 6 इंच के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और सब कुछ सामने होता है। हम हार्ट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिलीवर कर लेते हैं अपने रिक्वायर्ड पोजीशन में, क्योंकि चेस्ट ओपन होता है तो बहुत स्पेस आपको मिल जाता है। इसमें आप एक क्लोज्ड कैविटी है, आगे बोन है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, बगल में रिब्स हैं, तो आप हार्ट को पोजीशन नहीं कर सकते। आपको अपने विजन को, अपने हाथ को, अपने सर को, अपनी बॉडी को मूव करके एक्सपोजर क्रिएट करना है हार्ट पे ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसे हम जो हार्ट पे मशीन लगा के हार्ट को स्टेबलाइज करते हैं, उसके स्टेबलाइज़र्स होते हैं, वो एडवांस स्टेबलाइज़र्स आते हैं जिनको हम नूवो डिवाइसेस कहते हैं। और स्कोप्स यूज़ करते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी में हम दूरबीन डाल के और उसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं, तो स्कोप्स यूज़ होते हैं। और कई तरह की मशीन्स यूज़ होती हैं जिनको हम हार्ट लंग बाईपास मशीन कहते हैं, जो कि हम जांग के माध्यम से, पतले पतले तार के माध्यम से हार्ट को अप्रोच करते हैं ताकि पूरा चेस्ट खोलने का ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं। बिल्कुल डॉक्टर निशांत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है आप एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत सारी MIC सर्जरी सब तक की हुई, तो इसका आंसर आप ही दे सकते हैं अच्छे से। अब तक की अगर मैं बात करूं तो इसकी सफलता दर क्या है? देखिए, सफलता दर अगर परसेंटेज वाइज कहूँ तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी में जो मॉर्टेलिटी रिस्क होता है, मतलब जान जाने का खतरा, उसमें 1% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अंदर जो हार्ट का काम है वो एग्जैक्टली सेम है, और इस प्रोसीजर में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है हार्ट की हैंडलिंग और हार्ट के प्रोसीजर के साथ में। जो मिनिमल इन्वेजिव का बेनिफिट है वो मॉर्बिडिटी बेनिफिट है, मतलब शरीर को कम चीरफाड़ करेंगे तो जल्दी हील हो जाएगा और पेशेंट को तकलीफ़ कम होगी। एज़ फार एज़ रिस्क फॉर मॉर्टेलिटी, मतलब जान जाने का खतरा है, ये आप मान के चलिए कि हार्ट सर्जरी का ओवरऑल जो सक्सेस रेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 96-95%, 97% के रेंज में होता है डिफरेंट सेंटर्स में। और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी को मैं तकरीबन 1% बेहतर बताऊंगा, मतलब अराउंड 97-98%
सक्सेस रेट कहूँगा। डॉक्टर निशांत, एक बात ये भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कई बार ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको पहले से ये प्रॉब्लम है तो आप ये सर्जरी या ऑपरेशन मत कराइए। ऐसे में अब ऐसी सर्जरी की अगर मैं बात करूँ तो क्या इसमें भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब पेशेंट को अगर पहले से कोई दिक्कतें हैं तो वो ये सर्जरी नहीं करा सकते? जी हाँ, अब जब किसी भी पेशेंट को हम बीमारी डायग्नोस होती है तो ऐसा नहीं है कि हर एक का इलाज एक ही रास्ते पे चलता है। तो जब हम पेशेंट की बीमारी डायग्नोस होती है, हम पेशेंट को पूरा इवेलुएट करते हैं, उसके किडनी का फंक्शन, उसके लीवर का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन। और अगर हमको ये समझ में आता है कि हार्ट की बीमारी के अलावा पेशेंट को और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे स्थिति में पेशेंट को जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी बॉडी पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस डालता है। तो अगर पेशेंट के बाकी शरीर के अंग बहुत अच्छी स्थिति में ना हो या हार्ट का पंपिंग फंक्शन 25%, 20% या उससे भी कम हो गया हो, तो वैसी स्थिति में हम मरीज़ को कहते हैं कि भले आपको बहुत मेजर बीमारी है, भले आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेशन का रिस्क ऑपरेशन ना कराने के रिस्क से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको दवाएं खाना चाहिए, जिसको आप कॉमन ज़ुबान में ये कह सकते हो कि आपकी बीमारी लाइलाज हो गई है और आप गोलियां खा के जो भी आपका रेस्ट ऑफ लाइफ है उसको आप कंफर्टेबल करने की कोशिश करिए। डॉक्टर निशांत, इस सर्जरी को लेकर हमने आपसे बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं अगर आपके हॉस्पिटल की बात करूं यानी कि श्री वेंकटेश हॉस्पिटल की, तो ये बाकी हॉस्पिटल से कैसे अलग है? अलग कहना थोड़ा सा एक ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए, हर एक हॉस्पिटल का जो एक वर्क फील्ड होता है वो एक डेडिकेटेड टूवर्ड्स वन स्पेशल और स्पेसिफाइड एरिया होता है। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो ट्रॉमा केयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं जो हड्डी के रोगों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ हैं जो ब्रेन की बीमारियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो श्री वेंकटेश हॉस्पिटल है, इसमें हमारा मेन फोकस हार्ट एंड लंग पे है। मतलब हार्ट और फेफड़े के श्वास रोग की जो बीमारियां हैं, इस पे हम ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं। अब हार्ट और फेफड़े की बीमारियां ऐसी हो गई हैं जो कि बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इसके वजह से अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो इनवेरिएबली उसको डायबिटीज़ भी है, तो उसको डायबिटीज़ की देखभाल भी लगनी है। उसको किडनी का भी प्रॉब्लम होता है, उसको हो सकता है एक बार स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो चुका हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, बट हमारे हॉस्पिटल का मेन फोकस हार्ट एंड लंग केयर है। तो जो हमारा सूत्रवाक्य भी हम यही कहते हैं कि अगर आपको आपका डेली रूटीन काम करने में सांस भरती है या छाती भारी हो जाती है या छाती में दर्द होता है, तो आपको हमारे हॉस्पिटल आना चाहिए। बिकॉज़ ये दो ही रीज़न से हो सकता है, या तो आपका हार्ट ख़राब है या आपके लंग्स ख़राब हैं, जिसके वजह से काम करने पे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, बिकॉज़ ऑक्सीजनेशन का ऑक्सीजन की बॉडी में सप्लाई कम हो रही है। तो हम वी आर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव केयर इन हार्ट एंड लंग। डॉक्टर निशांत, हमारे इस एपिसोड में हमने हार्ट प्रॉब्लम की बहुत नई तकनीक को लेकर बात की, एमएससी सर्जरी को लेकर, लेकिन इस वर्ल्ड हार्ट डे पर आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको सोशल मीडिया, आपको प्रिंट मीडिया, टेली मीडिया, सिनेमा हॉल, सब जगह गवर्नमेंट, सोशल वर्कर्स, एनजीओ सब आपको बताते हैं कि आपको हार्ट हेल्थ के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको सिर्फ इन बातों को सीरियसली लेना है, बिकॉज नो एज इज़ इम्यून टू हार्ट अटैक, नो एज इज़ इम्यून टू हार्ट डिजीज़। बिल्कुल डॉक्टर निशांत, हम भी दर्शकों से यही अपील करते हैं कि इस वर्ल्ड हार्ट डे पर वो भी संकल्प लें कि वो अपने दिल का ख्याल ज़रूर रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।